हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम एलपीजी भी कहते हैं। और हम इसी के अंदर आगे देखेंगे कि एलपीजी का इफेक्ट एजुकेशन पे कैसे आता है और एजुकेशन एलपीजी को कैसे इम्पैक्ट करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आईएमएफ ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया को 1991 के अंदर। जब 1991 के अंदर हमारे पास फंड्स ख़त्म हो गए थे, तब आईएमएफ है क्या? एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल हेल्प, इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करता है किसी भी कंट्री को। इसके अंदर कम से कम 190 कंट्रीज़ आती है और इंडिया इसमें से एक है। तो उस टाइम पे जब हमें फ़ंड्स की ज़रूरत थी, इंडिया की बहुत बुरी हालत थी, जो हमारा एक गवर्नमेंट के पास फ़ंड है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तो हम बाहर से कैसे गुड्स प्रोवाइड करते या गुड्स जो है वो हम लेते। तो इसलिए उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो उनको ही आईएमएफ ने इंट्रोड्यूस किया कि तुम्हें जो है ये वाली पॉलिसी जो है, ये अगर एलपीजी को आप अपने इंडिया के अंदर ले आते हो तभी हम आपको फ़ंड प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तब लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये जो बिग स्टेप लिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द पीवी नरसिम्हा राव, हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो भी हम डेवलपमेंट आज इंडिया के अंदर देख रहे हैं तो वो इसी तीन चीज़ों की वजह से, ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो अब हम इसको एक एक करके समझते हैं कि है क्या। तो लिबरलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, इलिमिनेट द कंट्रोल ऑफ ए स्टेट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, जो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का जो पहले कंट्रोल हुआ करता था किसी भी चीज़ के ऊपर। ओके, बहुत सारे हम पेट्रोल पंप देखते हैं कि वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। तो उसमें से क्या है कि बहुत सारे अभी गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन बहुत सारे क्या है, प्राइवेटाइज हो गए हैं। बहुत सारे जो है उस पर उसका जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का वो क्या है, हट गया है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे टैक्स लग जाते हैं। बहुत सारी जो है हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हाफ जो है हमारी इनकम शो करनी पड़ती है, उसको भी देना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, एक प्राइवेट जो सेक्टर है उसको इतनी इनकम नहीं मिल पाती। और कोई बाहर की कंट्री अगर हमारे देश के अंदर आके काम करना चाहती है तो वो भी जो है उस पर भी बहुत सारे टैक्सेस, फंड्स वगैरह इसको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो वो इम्पॉसिबल सा काम हो जाता है। तो इसलिए क्या किया गया कि जो इलिमिनेट किया गया कंट्रोल को, स्टेट के कंट्रोल को ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, पहले क्या था, सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर आता था कि आप लेके कोई भी मतलब कुछ भी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं वो भी गवर्नमेंट के अंदर आ जाती थी, किसी की प्राइवेट फैक्ट्रीज़ नहीं होती थी, बहुत कम होता था। तो इसलिए उसको रिमूव किया गया और ग्रेटर इटोनमी दी गई बिजनेस इंटरप्राइजेस को, कि वो जो है अपना कर सके, बिजनेस कर सके, खुद की मतलब स्वतंत्रता से खुद का डिसीज़न ले सके, इलिमिनेट कर सके उसके अंदर गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को। ठीक है, तो ऐसे ही इससे क्या हुआ, देयर हैज़ बिन ड्रास्टिक चेंज, बहुत चेंज आया इंडिया की इकनॉमी के अंदर जब से लिबरलाइजेशन आया। गवर्नमेंट हैज़ रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट द बिजनेस। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स थे वो भी अब अपना बिजनेस जो है वो कंडक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इससे रिस्ट्रिक्शंस जो है कम कर दिए, टैक्स बहुत कम कर दिए, अपनी इन्वॉल्वमेंट को गवर्नमेंट ने उसमें बहुत कम कर दिया, तो जिससे प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत अच्छे से काम कर पाता था। नहीं तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट में क्या होता है, हर काम कितना स्लो स्लो होता है, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, काम बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है इतना बेनिफिशियल रहा इंडिया के लिए। और इसके इसके क्या क्या बेनिफिट रहे उसको हम देखते हैं। तो लिबरलाइजेशन जो है, ओपन द, सबसे पहले जो है लिबरलाइजेशन ने क्या किया, बॉर्डर्स ओपन कर दिए, किसके लिए, फॉरेन कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। उससे पहले किसी भी फॉरेन कंट्री का हमारे इंडिया में आकर बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स थे, टैक्सेस थे, लॉज थे, रिस्ट्रिक्शंस थी गवर्नमेंट के बाद। लेकिन लिबरलाइजेशन के कारण जो है वो रिस्ट्रिक्शंस कम हुई, टैक्सेस कम हुए। तो इसलिए जो है बाहर की कंट्रीज़ भी आकर जो है वो अपना बिजनेस यहाँ पे कर सकती थी। ठीक है, तो देयर दीज बैरियर्स इंक्लूडेड, तो ये सारे बैरियर्स जो है वो, ऑब्स्टिकल्स जो है वो ख़त्म हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है रिफॉर्म अंडर, रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन। अब क्या क्या रिफॉर्म्स जो हैं हमारे इंडिया के अंदर हुए। सबसे पहले डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इम्प्रूव होने लगा। ठीक है, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जा रहा है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो रिफॉर्म होने लगे, फाइनेंशियल जो कंडीशन है इंडिया की वो रिफॉर्म होने लगी, टैक्स रिफॉर्म्स हुए, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म हुआ, आपस के अंदर वो एक्सचेंज बढ़ा। अब कितनी फॉरेन कंट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर खुल चुकी हैं, अपना काम करती हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो इम्प्रूव हुई इससे। फिर आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ द प्राइवेटाइजेशन। तो अब हमारे पास प्राइवेटाइजेशन, इसके अंदर क्या है कि
ट्रांसफ़र ऑफ ए ऑनरशिप, मतलब पूरी की पूरी, पहले क्या था लिबरलाइजेशन के अंदर क्या था, रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया था, एलिमिनेट किया गया था। अपना गवर्नमेंट ने अपना बहुत सारा जो है फंड्स वगैरह, टैक्सेस वगैरह उसको कम किया, अलाउ कर दिया फॉरेन कंट्रीज़ को आने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर्स को आगे आने के लिए कहा, कहीं ना कहीं उसको हक दिया। पहले तो हक ही नहीं दिया था, लिबरलाइजेशन में ऐसे हुआ, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के क्या अंदर क्या है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर को पूरे तरीके से प्राइवेट सेक्टर को दे देना, मतलब उसका मालिक बना देना कि तुम्हें जो भी करना है, जैसे भी उसको चलाना है, अपना सब कुछ वहाँ से रिमूव कर लेना। इवन डिसीजंस रिमूव कर लेने, इवन की जो भी अकाउंट्स हैं वो भी गवर्नमेंट नहीं देखेगी, प्राइवेट सेक्टर्स ही अकाउंट्स देखेगी, सेल परचेज एवरीथिंग। ओके, तो पूरा का पूरा जो एक पब्लिक सेक्टर क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, तो इसलिए इसको प्राइवेटाइजेशन नाम दिया गया। तो इसके अंदर क्या है कि 2 वे से ओनरशिप ली जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल विड्रॉ कर लेगी गवर्नमेंट अपने सारे जो भी उसके राइट्स थे उसको विड्रॉ कर लेगी, एंड द सेकंड जो है रिमूव फ्रॉम द आउटरेट सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ठीक है, जो आउटराइट सेल क्या होती है कि जैसे परचेज, सेलिंग, अकाउंट्स, तो ये सब मतलब क्या कितना खर्चा हुआ, कितना आना चाहिए, कितना लेना है देना है, तो ये सब जो है आउटरेट सेल जो किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री या कंपनी की होती है, तो उससे भी अपना हक जो है गवर्नमेंट रिमूव कर लेगी। एक प्राइवेट सेक्टर के हाथों में वो चला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये प्राइवेटाइजेशन क्या है, इज़ कंसिडर टू ब्रिंग मोर एफिशिएंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी टू ए कंपनी। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं कितनी सारी फैक्ट्रीज एंड कंपनीज पे ध्यान देगी, तो एक कम से कम जो प्राइवेट बंदे के हाथों में जाएगी और वो इंडिविजुअल इसको सॉल्व करेगा और अपनी मतलब जो है ग्रिप बनाएगा और अपने जो है खुद के हायर करेगा अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या होगा कहीं ना कहीं हमारी जो देश की है एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो क्या होगी, इम्प्रूव होएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए नेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, यानी कि इंडिया को बाहर की कंट्री से जोड़ना, बाहर की कंट्री से लेना देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ठीक है, बहुत सारे गुड्स का एक्सचेंज करना, तो वो ग्लोबलाइजेशन। 1991 से पहले इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इतना एक्सचेंज नहीं करता था, लेकिन उसके बाद से हमारा जो है एक्सचेंज बाहर की कंट्रीज से लेना देना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ आकर हमारी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करती हैं, कंपनीज़ खोलती हैं, जिससे हमें एम्प्लॉयमेंट्स मिलती है और हमारे देश के अंदर जो है वो इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट आती है। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन से मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन आया और क्या हुई, इंटीग्रेशन हुई। ठीक है, ग्रोथ हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज हुई इकोनॉमी, और ट्रिमेंडस इम्पैक्ट हुआ किसके ऊपर, हमारी सोशल के ऊपर, हमारी मॉनेटरी यानी कि जो मुद्राएं हैं, मनी है, उसके ऊपर, कल्चर, पॉलिसी, सबके ऊपर जो है पॉलिटिकल एरिया सबके ऊपर क्या हुई, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई। नेक्स्ट, अब है हमारे पास रोल ऑफ एजुकेशन इन मीटिंग चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो एजुकेशन है, कैसे हमारी जो एलपीजी है और स्पेशली जो ग्लोबलाइजेशन है उसको इम्प्रूव किया, और कैसे ग्लोबलाइजेशन ने हमारी एजुकेशन को इम्प्रूव किया। तो दोनों चीज़ों को देखेंगे क्योंकि एग्जाम में दोनों चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले है रीबिल्डिंग द सोशल लिंक। कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमने क्या किया, उसकी वजह से हमारे लिंक्स को इम्प्रूव किया, बाहर की कंट्रीज से उसको बिल्डअप किया, वहाँ से एक्सचेंज और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाया। फिर है मोर इक्वल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो क्या इंपॉर्टेंट होता है कि बाहर की कंट्रीज से अगर हमें काम करना है तो डेफिनेटली उनको भी क्या चाहिए होगा, क्रिएटिव और कोऑपरेटिव पीपल चाहिए होंगे। ओके, तो दोनों साइड की जो सोसाइटी है वो कैसी होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए, तब भी हम मिलकर काम कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुई, इंप्रूवमेंट की गई थ्रू द एजुकेशन। फिर है हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया गया, जैसे कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, मैनेजर्स, तो ये जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना शुरू किया, बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट गोल्स के अंदर हमारे पास 4 पिलर्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास लर्निंग टू नो। लर्निंग टू नो किस चीज़ को, कि जो हमारी जनरल नॉलेज है उसको किसके साथ जोड़ना, अपॉर्चुनिटी टू वर्क के साथ, एक वर्क एक्सपीरियंस की अपॉर्चुनिटी देना जिससे वो उसको बेटरली मतलब लर्न कर सके उस चीज़ को। फिर है लर्निंग टू डू। लर्निंग टू डू के अंदर क्या है कि बहुत सारी ऑक्यूपेशनल स्किल्स और प्लस में कॉम्पिटेंस टू डील विद द सिचुएशन, मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए वो पर्सन उससे डील कर सके। ठीक है, क्योंकि नेचुरली जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमें बहुत सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, तो उसको वो चीज़ सिखाना एजुकेशन के थ्रू। एंड सेकंड नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, लर्निंग टू लिव टुगेदर, हाउ टू जॉइंट प्रोजेक्ट एंड अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। सो ये सारी चीज़ें भी हम कैसे सिखा सकते हैं, थ्रू द एजुकेशन। फिर फिर लास्ट है हमारे पास लर्निंग टू बी एंड अप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या चीज़ अप्लाई करना, जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन की स्ट्रेंथ है, जो भी उसकी पर्सनैलिटी है या पोटेंशियल है या कैपेसिटी है, उसको अप्लाई करना और उसको इनक्रेज करना, आगे लेकर आना। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, हमारी जो है ग्लोबलाइजेशन को बहुत हेल्प मिलेगी थ्रू द एजुकेशन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके अंदर हम समझ रहे हैं कि अब इसके अंदर हम समझ रहे हैं कि एलपीजी कैसे इम्पैक्ट करती है हमारी एजुकेशन की। मतलब जब से एलपीजी हमारे पास, लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हमारी कंट्री के अंदर आई, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई उसको हम देखते हैं। तो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई एजुकेशन की, ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप हुई, प्रमोट हुआ हमारा कल्चर, और बाहर की कंट्रीज़ के अंदर पार्टनरशिप और नेटवर्किंग इम्प्रूव हुई। डेफ़िनेटली जब लेके इस तरह से काम होगा तो बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग इम्प्रूव होती है। फिर क्या डेवलप हुआ क्या, हायर एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ऑफ ए मैन, ठीक है, एंड डिस्कवर द न्यू एटीट्यूड। क्योंकि जब हम बहुत सारी लैंग्वेजेस लर्न करते हैं, क्योंकि हमें बाहर की कंट्री से काम करना है, डेफिनेटली हम लैंग्वेजेस पे वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे न्यू एटीट्यूड जो है वो डिस्कवर होता है। क्योंकि हम कोई चीज़ छोटे लेवल पे देख रहे हैं और अब हम उसी चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे देख रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड चेंज आता है, डिसिप्लिन हमारा जो है वो मेंटेन्ड होता है। इससे क्या फिर नेक्स्ट हमारे पास इट प्रोवाइड द हाई एम्प्लॉयमेंट रेट। कहीं ना कहीं हमारी जो जॉब्स हैं वो बढ़ी, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ ने आके यहाँ पे कंपनीज खोली तो हमें एम्प्लॉयमेंट्स मिली, और स्टूडेंट्स हैव अ मोर अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अब्रॉड, ठीक है। रिलेशनशिप्स जो हैं अच्छे हो गए, तो बहुत सारी हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हमारे देश के बच्चे बाहर जाके पढ़ सकें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ए पैरामाउंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारी इंप्रूव हुई है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है कि इस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इट ब्रिंग द रिलैक्सेशन, फ्लैक्सिबिलिटी, अकोमोडेशन, डाइवर्सिटी, टॉलरेंस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से, एलपीजी की वजह से कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन आया, फ्लैक्सिबिलिटी आई, हमें अकोमोडेशंस मिले, बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ मिली, डिफरेंट भिन्नताएँ मिली, और सहनशीलता और इंटरेस्ट जो है वो इम्प्रूव हुआ, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो गई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।